हेलो एवरीवन, दिस इज़ शुभांशु श्रीवास्तव एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और ये जो सीरीज़ है ये 12th क्लास के लिए, जो अभी अभी 12th में आए हैं बच्चे, उन सब के लिए है ये। और क्योंकि इससे मेरा रिवीजन भी हो जाएगा। हम आपको मालूम है हमारे जो पेपर हैं वो बहुत बढ़ गए हैं, अभी बहुत टाइम है, तो इससे मेरा भी रिवीजन हो जाएगा और जो मेरे जूनियर्स हैं जो अभी अभी 12th में आए हैं उनको भी फ़ायदा हो जाएगा। तो इट्स अ वेरी गुड सीरीज़, यू विल लाइक इट, आई होप। एंड तो इसमें जो है हम सबसे पहले क्या करेंगे, 11th के उन टॉपिक्स को पहले कवर कर लेंगे जो कि हमें 12th में थोड़े से काम आएंगे। मतलब एटलीस्ट हम उनको उनका ओवरव्यू ले लेंगे कि भाई ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब वो कंसेप्ट जैसे ही आता है हमें लगता है अरे यार ये तो आता ही नहीं है, 11th में पढ़ा था कभी नहीं, वो भी नहीं पता, मतलब जो भी है। तो हम जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, उस चक्कर में हमारा 12th का जो टॉपिक है वो भी वीक रह जाता है। तो उन टॉपिक को उनका एटलीस्ट हम ओवरव्यू आज ले लेंगे। तो जब भी हमें 12th में वो ज़रूरत होगी तो हमें मतलब ऐसा नहीं लगेगा, बिल्कुल अनजान नहीं लगेगा वो टॉपिक हमें। ठीक है, तो उनमें से कुछ टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ। जैसे पहला हो गया हमारा इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, दूसरा हो जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, और तीसरा जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम कवर करेंगे वो हो जाएगा कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट्स। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट है ये कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट। ये मतलब सबसे ज़्यादा कंफ्यूज भी करता है और इसके चक्कर में हमें आता हुआ क्वेश्चन भी हमारा गलत हो जाता है। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बाकी बाकी दोनों भी इम्पॉर्टेंट है पर फिर भी रिलेटिवली इजी टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो ये तीनों हम कवर कर लेंगे। इससे हमें 12th में कॉन्फिडेंस आएगा कि यार मतलब हमें आता है। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो हमें, मुझे नहीं लगता है इसके अलावा। अच्छा, एक और टॉपिक है, एक फजान्स रूल करके, उसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है ये भी हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो इससे हमें कॉन्फिडेंस आएगा। तो देखो, इलेक्ट्रोफाइल्स हमें नाम से ही समझ में आ रहा है। इसको अगर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इलेक्ट्रो एंड फाइल्स। फाइल्स का मतलब क्या होता है, लविंग। और इलेक्ट्रो का मतलब यहाँ पे हो गया हमारे पास इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन लविंग, इस पूरे का अगर हम शॉर्ट फॉर्म अगर निकालने की कोशिश करें तो वो हो गया इलेक्ट्रॉन लविंग। अच्छा, इलेक्ट्रॉन लविंग का मतलब क्या हो गया, जिसे इलेक्ट्रॉन से प्यार हो। अच्छा, अब हमें प्यार किससे है, जिससे हमें कमी है। जिस चीज़ की हमें कमी है उसको ही तो हम चाहेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन लविंग यानी इसका मतलब ये हुआ कि इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है और इसलिए इन्हें इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो ये इलेक्ट्रॉन को चाह रहे हैं। दैट्स व्हाई इनका नेम क्या है, इलेक्ट्रोफाइल्स। ठीक है, दूसरे हमारे पास क्या आ गए, न्यूक्लियोफाइल्स। अब इसको भी हम सिमिलरली 2 पार्ट्स में तोड़ सकते हैं, न्यूक्लियो एंड अगेन फाइल्स। फाइल्स का मतलब वही लविंग, इसका मतलब क्या हो गया, न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस अगर आप देखें तो न्यूक्लियस मेनली क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज को लविंग, इसका मतलब क्या हो गया, इनके पास पॉजिटिव चार्ज की कमी है। इसका मतलब और क्या हम निकाल सकते हैं यार, कि इनके पास ज़्यादा किस चीज़ की, इनके पास नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है। और नेगेटिव चार्ज अगेन इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। तो अल्टीमेटली ये हो गया कि भाई इनके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, इनको ये पॉजिटिव चार्ज को ढूंढ रहे हैं। ये हो गया इलेक्ट्रोफाइल्स, इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये इलेक्ट्रॉन को ढूंढ रहे हैं। ठीक है, और इससे हम ये भी समझ सकते हैं कि यार मोस्टली रिएक्शंस इन दोनों की आपस में होंगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को जो चाहिए वो इसके पास है और इसको जो चाहिए वो इसके पास है। तो ये हमारे बेसिक इसके बारे में हो गया है। तो अब जैसे जैसे मैं 12th का कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक लेता रहूँगा तो उसमें फिर उसका फंक्शन बताते रहेंगे हम, कि जैसे ये इलेक्ट्रोफाइल है या ये न्यूक्लियोफाइल है, तो इस हिसाब से हम करते रहेंगे। ठीक है, तो हमारा बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया कि भाई इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। ठीक है, अब इसमें एक मिसकंसेप्शन ये रहता है कि जितनी भी पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी हैं उनको सब मान लेते हैं इलेक्ट्रोफाइल, और नेगेटिवली चार्ज स्पीशी हैं वो सारी न्यूक्लियोफाइल। तो कुछ हद तक ठीक है, लेकिन बाई चांस कहीं पे एक्सेप्शन आ जाता है। और ये है कि भाई जैसे H2O है हमारे पास, ठीक है, तो अब H2O में कोई हमें चार्ज तो दिख नहीं रहा, तो इसको आप क्या इलेक्ट्रोफाइल बोलोगे या न्यूक्लियोफाइल बोलोगे। तो ये सारी जो कन्फ्यूजन है
इनको हम बीच बीच में क्लियर करते रहेंगे ताकि आप कोई गलत कंसेप्ट ना बना लें, ठीक है। तो अब जो हमारा सेकंड टॉपिक जो हमें कवर करना है वो हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अच्छा, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में ये कन्फ्यूजन रहता है कि ये मतलब कहाँ पे डिफाइंड है, ये कि ये कहाँ पे डिफाइंड है। जब कोई ए और बी के बीच में ये बॉन्ड बन चुका है। अब ये ज़्यादा अकल नहीं लगाना कि भाई सिंगल ही बना या डबल ही बना या ट्रिपल बना। अभी सिर्फ हम एक कंफर्म के लिए बात करें तो ए और बी के बीच में कोई बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है। अब वो आयनिक, कोवेलेंट, मेनली कोवेलेंट के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो अब जब ए और बी के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, जैसे आप NaCl की अगर बात करें, NaCl में आयनिक बॉन्ड है, आपको मालूम है ये कैटायन है, ये एनायन है। तो देखो जैसे NaCl है, ये हमारा हमें मालूम है आयनिक कंपाउंड है, तो इसमें हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिफाइन नहीं करते, इसमें कोई मतलब नहीं है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम कहाँ डिफाइन करेंगे, जैसे ये हमारे पास AB कंपाउंड है और उसके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है। आई होप कोवेलेंट, आयनिक, 10th क्लास, ये हमारा सब कुछ क्लियर है, ठीक है। तो फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट में बोल सकते हैं, तो मैं उस पर भी फिर भी एक और वीडियो बना दूंगा, या यू कैन, जो मुझे जानते हैं दे कैन कॉन्टैक्ट मी पर्सनली ऑल्सो, ठीक है। तो जब हम कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड जो है, थोड़ा सा हम रफ आइडिया ले लेते हैं कि भाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनती है, कि भाई तू भी इलेक्ट्रॉन रख दे, तो मतलब थोड़ा भाईचारे के हिसाब से ये बॉन्ड बनाई जाती है, ठीक है। इसमें क्या है कि एक इसने दे दिया, एक इसने इससे ले लिया, एक ने दे दिया, बिल्कुल क्लियर कट, उधारी वाला बात नहीं है। इसमें जो है कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि भाई बीच में इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं, भाई तेरा भी है मेरा भी है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है कि जो ज़्यादा पावरफुल है, पावरफुल इन सेंस कि जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या हो गया, जो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अपनी तरफ रख सकता है, वो क्या करता है, ये बीच में, ये अगर मान लेते हैं इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया और इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, ठीक है। तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन हैं, ये इन दोनों के बीच में अगर यहाँ से आप मान लें ये अगर 2 सेंटीमीटर है, तो ये ऐसा नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है। इसमें ये कब होता है कि जब दोनों एटम सेम हो, ठीक है। लेकिन जब दोनों एटम्स डिफरेंट होते हैं तो कंसेप्ट आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, ठीक है। अब इसमें जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो कुछ इस तरीके का हो जाएगा कि भाई इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ ज़्यादा है, बी से थोड़ा, अगर हम सपोज कर लें कि ए ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ए की तरफ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, बी की तरफ कम इलेक्ट्रॉन है। हम ये सपोज कर रहे हैं कि ए जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। अब ये भी तुम एकदम से नहीं बता सकते हो कि कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, उसका बिल्कुल एक ट्रेंड है, वो तुम्हें याद करना होगा, वो हम अभी कर लेते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके की बॉन्ड होगी है जिसमें ए की तरफ इलेक्ट्रॉन थोड़े से ज़्यादा ए की तरफ होंगे और बी की तरफ थोड़े से कम होंगे, ठीक है। तो अब इसकी वजह से क्या होगा, इस पर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। समझ रहे हैं, जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है उसकी तरफ नेगेटिव चार्ज है, इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन थोड़ा कम है तो इस पर डेल पॉजिटिव चार्ज है, डेल का मतलब स्मॉल, ठीक है। तो इस वजह से फिर रिएक्शंस होंगी। अब जैसे कोई अच्छी खासी स्टेबल चीज़ है तो फिर वो रिएक्शन क्यों करेगी, जब इस तरीके का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है तो यहाँ पे ये हम अब यहाँ पे आप सोच सकते हो कि ये किस तरीके से पार्ट करेगा, ये न्यूक्लियोफिलिक पार्ट, जो हमने अभी पिछले थोड़ा सा पहले हमने पढ़ा कि भाई न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, तो ये हमें न्यूक्लियोफिलिक पार्ट थोड़ा सा कह सकते हैं इसे, और इसे हम जो है इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट कह सकते हैं, ठीक है। इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो ये न्यूक्लियोफिलिक, ये इलेक्ट्रोफिलिक, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा कंसेप्ट भी हो गया। अब इसमें हम जो है एक सीधे ट्रिक याद कर लेते हैं कि भाई सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जो पूरे हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और कुछ हद तक तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी काम आएगा, तो वो है कि अगर ये 5 भी आपने याद कर लिए तो इस हिसाब से आपका ऑर्गेनिक तो हो ही जाएगी। जैसे अब आपके मोस्टली, जैसे आपका पहला चैप्टर है एल्काइल हैलाइड, तो उसमें सारे हैलाइड्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको आ गई है, ठीक है। फिर कार्बन जो है अब इसके बाद ही होगा ऑब्वियसली, तो इन सब की उनसे ऊपर हो गई, तो ये इस तरीके से आपके मेन मोस्टली सारे कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, फोन कैलिबर, अगर आप इसको याद करने के लिए, तो इस क्या मतलब है कि भाई फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से ज़्यादा है, मतलब हाईएस्ट है फ्लोरीन की, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद फ्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो फोन कैलिबर, ठीक है। तो देखो तीसरा टॉपिक क्या है, कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट। अब ये
पूरे मतलब पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये हमें काम आने वाला है, तो इसको ध्यान से समझ लेते हैं हम, ठीक है। तो कार्बोकेटाइन आपको मालूम है, अगर ये मतलब कार्बन पे एक्चुअली प्लस चार्ज, अगर आप इसे नॉर्मल भाषा में करना चाहें तो कार्बोकेटाइन मतलब क्या हो गया, कार्बन पे प्लस चार्ज, तो इसलिए कार्बो और कैटाइन तो हमें मालूम ही है पॉजिटिव, तो कार्बन स्टैंड्स, ठीक है। तो कार्बोकेटाइन, अब इस पे क्या होता है कि बहुत सारे तरीके के, सबसे स्मॉल क्या हो गया कि भाई CH3 पॉजिटिव, ठीक है, मिथाइल कार्बोकेटाइन हो गया ये, ठीक है। अब CH3 CH2 पॉजिटिव, ये कौन सा कार्बोकेटाइन हो गया, ये इथाइल कार्बन, ये तो मतलब 10th क्लास, ठीक है। तो ये इसमें रीअरेंजमेंट क्या होता है, रीअरेंजमेंट मतलब कि कोई पर्टिकुलर आपकी फॉर्म है उससे आप दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हो, क्यों, क्योंकि दूसरी फॉर्म आपको लग रही है कि भाई ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो ये जो है ये रीअरेंजमेंट होता है। अब इसके एक दो हम एग्जांपल अगर देखें तो जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक कार्बोकेटायन है, ठीक है, ये हमारा एक कार्बोकेटायन है। अब इसमें आपको दिख रहा है कि ये जो कार्बोकेटायन है ये 1 डिग्री है। 1 डिग्री कैसे देख रहे हैं कि जिस कार्बन पे प्लस चार्ज है उससे कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो अब इस कार्बन पे प्लस चार्ज है और इससे एक कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, ठीक है। तो आज से हमें ये याद रख लेना है कि जो कार्बोकेटायन है वो 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल, उसके बाद 2 डिग्री और उसके बाद 1 डिग्री, और ये जो मिथाइल कार्बोकेटायन है ये तो सबसे लीस्ट, ठीक है। मतलब इसको 1 डिग्री भी नहीं कह सकते ना आप, क्योंकि ये किसी कार्बन से तो जुड़ा ही नहीं है, ठीक है। तो ये सबसे लीस्ट, इसके बाद हम, ठीक है, ये तो अब इसमें क्या हो जाता है, तो अब इनमें क्या होता है कि यार ये इसको दिख रहा है 1 डिग्री है और साइड में इसके पास मौका है कि ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या करते हैं, ये शिफ्ट करते हैं। तो दो तरीके के शिफ्ट हम मेनली पढ़ेंगे, पहला होता है हाइड्राइड शिफ्ट, ठीक है, और दूसरा होता है मिथाइल शिफ्ट, ठीक है। और इसमें भी हमारे पास मेनली हाइड्राइड ही शिफ्ट आना है। हाइड्राइड का मतलब क्या हो गया कि भाई हाइड्रोजन शिफ्ट करेगा, और मिथाइल का मतलब क्या हो गया कि भाई CH3 ग्रुप शिफ्ट करेगा, ठीक है। तो इससे होता क्या है कि स्टेबिलिटी आ जाती है कंपाउंड में, और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें 12th में काम आने वाली है, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पे देखिए इसके पास, जैसे इसको अगर हम ऐसा लिखें, ठीक है, तो ये जो कार्बन है इसके पास 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये भाई साहब क्या करते हैं, ये एक हाइड्रोजन इधर चला जाता है और ये प्लस चार्ज जो है इस पे आ जाता है। आप कुछ इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। एक्चुअली हाइड्राइड मतलब H माइनस उधर जा रहा है, तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ रहा है। हाइड्राइड मतलब H माइनस, तो माइनस अगर किसी चीज़ से चला जाएगा तो ऑब्वियसली उसके पास प्लस रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये किस फॉर्म में चला जाएगा, ये कुछ इस तरीके का आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन हो गया जो कि 1 डिग्री से ज़्यादा स्टेबल है। अच्छा, अब ज़्यादा स्टेबल क्यों है वो भी हम बता सकता हूँ, लेकिन वो फिर इससे डीप कंसेप्ट हो जाएगा हाइपर कॉन्जुगेशन का, ठीक है। तो वो उसको हम रहने देते हैं, सिर्फ ये याद कर लेते कि भाई अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने हैं इसके पास। मतलब अगर आपको उसको भी डीप कॉन्सेप्ट जानना है तो आप फिर कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस और ये सब जितने भी कंसेप्ट्स हैं वो भी मैं आपको डीप में पढ़ा सकता हूँ। लेकिन अभी हम सिर्फ इतना याद रख लेते हैं कि जो 3 डिग्री है वो ज़्यादा स्टेबल है, 2 डिग्री से कम टू 1 डिग्री एंड देन द मिथाइल कार्बोकेटाइन, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो ये ज़्यादा स्टेबल हो गया। तो जब भी कार्बोकेटाइन बनेगा, आप कोई भी रिएक्शन देखेंगे, जब भी कार्बोकेटाइन बनेगा, अगर उसके पास चांसेस हैं कि वो रीअरेंज कर सकता है तो वो रीअरेंज करेगा। तो मतलब अगर आपका प्रोडक्ट बाय चांस आपने रीअरेंज नहीं कराया और आप अल्काइल हैलाइड बना रहे हैं, तो आप यहाँ पे लगा दोगे कुछ भी X, ठीक है, तो जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि कार्बोकेटाइन जैसे ही बनेगा इट विल रीअरेंज, ठीक है। तो आप ये आंसर दे जाओगे और आंसर कुछ इस तरीके का आना चाहिए था, ठीक है। तो ये जो है मेजर मिस्टेक हमारी हो जाती है। तो कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट टॉपिक भी यहाँ पे ख़त्म है। तो एक लास्ट टॉपिक बचा है हमारा, जो कि हमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे क्वेश्चंस करने में बहुत थोड़ी सी आसानी कर देगा। तो वो टॉपिक है फजान्स रूल का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है।
फजान्स रूल हमने 11th में मॉलिक्यूलर मतलब केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा। तो उसको क्या पॉइंट क्या कहता है कि भाई कोई भी स्पीशी में जब ज़्यादा चार्ज होता है तो वो स्पीशी जो है वो कोवेलेंट ज़्यादा हो जाती है। तो एक्चुअली बात यह है कि भाई कोई भी जो कंपाउंड होता है वो ना तो प्योरली कोवेलेंट होता है ना ही प्योरली आयनिक होता है। ठीक है, हर आयनिक कंपाउंड में कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर होता है और हर कोवेलेंट कंपाउंड में कुछ आयनिक कैरेक्टर होता है। ठीक है, तो वो कितना कैरेक्टर है, कितना आयनिक कैरेक्टर है, कितना कोवेलेंट कैरेक्टर है, वो बताता है हमारा फजान्स रूल। ठीक है, तो फजान्स रूल का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कहता है कि कौन जिस स्पीशी में ज़्यादा चार्ज होगा, ठीक है, फॉर्मल चार्ज हम जैसे निकालते हैं, तो जिस चीज़ स्पीशी में जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतनी ज़्यादा वो कोवेलेंट होगी। ठीक है, जैसे हम PCl3 और PCl5 का एग्जांपल ले लें। ठीक है, अब ये क्या है, ये ट्राइक्लोराइड है, ये फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड है। ठीक है, अब इसमें अगर आप देखें तो ये आपको मालूम है, इतना आपको याद रखना होगा कि भाई हर हैलाइड आयन पे कितना चार्ज होता है, -1। ठीक है, -1। ठीक है, तो अब इस पे -1 है और इस पूरी टोटल स्पीशी पे चार्ज अगर 0 है, ठीक है, तो आपको क्या, इस पे अगर हम x मान लें, इस स्पीशी पे हम चार्ज x मान लेते हैं, तो आपको समझ में आएगा भाई x -3 = 0। ठीक है, मतलब इस पे अगर x है और इस एक पे -1 होता है तो यहाँ पे 3 है तो -3 हो गया वो। x -3 = 0। x = कितना आया, 3। तो यहाँ पे और प्लस का 3 है, मतलब कोई साइन नहीं है तो ऑब्वियसली +3 है। ठीक है, तो ये x = हमारे पास आया +3। ठीक, सिमिलरली यही कैलकुलेशन अगर हम यहाँ पे करें, इसको x मान लें, इस पे एक पे -1 होता है तो x -5 = 0। यहाँ पे हमारे पास आता है x = +5। ठीक है, तो अब बताओ +3 बड़ा है या +5 बड़ा है? ऑब्वियसली +5 बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ से फजान्स रूल ये कहता है कि भाई जिस पे ज़्यादा चार्ज होगा वो, अब क्लोरीन का तो फिक्स था -1। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि भाई फॉस्फोरस पे कितना ज़्यादा चार्ज है, इस पे +3 आ रहा है, इधर पे +5 आ रहा है, तो जिस पे ज़्यादा चार्ज वो ज़्यादा कोवेलेंट। ठीक है, ये फजान्स रूल है, ये हमें याद रखना है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा चार्ज उतना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर। ठीक है, तो अगर आपसे बाई चांस ये पूछ ले कि भाई PCl3 में और PCl5 में ज़्यादा कोवेलेंट कंपाउंड कौन सा है, तो क्लियरली PCl5 ज़्यादा कोवेलेंट है। क्यों? क्योंकि चार्ज ज़्यादा है। ठीक है, ज़्यादा फॉर्मल चार्ज है और रीज़न फजान्स रूल। आज के लिए इतना ही, मतलब इसमें हमारे फिर भी बेसिक्स जो है, या तो अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा था तो भी आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, और पढ़ा था तो आपका अच्छा खासा रिवाइज हो गया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और जितने भी लोगों को आप शेयर कर सकें, जिनको ज़रूरत है आपको लगता है, तो आप उनको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।